हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड असिस्टेंट डायरेक्टर के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम जनरल इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन में बात कर रहे हैं एग्रीगेट्स के क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते चले जाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लेकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज। तो पहले समझते हैं व्हाट इज फ्लेकी एग्रीगेट, इनका मतलब क्या होता है। तो यहां पर हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पर, एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पर, हमारे पास उसमें एक नाम निकल कर आता है राउंडेड, एक नाम निकल कर आता है एंगुलर, और एक नाम निकल कर आता है that can be referred to be flaky or elongated, flaky और elongated। तो क्या मतलब होता है फ्लैकी का? अगर कोई भी एग्रीगेट, अगर कोई भी एग्रीगेट ज्यादा पतला है तो वो फ्लैकी कहलाता है, ये पता होना चाहिए। तो फ्लैकी को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फ्लैकी एग्रीगेट है? अगर उसका किसी भी एग्रीगेट का मिनिमम डायमेंशन या फिर हमारे पास जो लीस्ट डायमेंशन है, जो लीस्ट डायमेंशन है इज लेस देन 0.6 टाइम दी एवरेज डायमेंशन, एवरेज डायमेंशन के 0.6 टाइम से भी छोटा हो तो उसे कहा जाता है हमारा फ्लैकी एग्रीगेट। वहीं पर इलोंगेटेड एग्रीगेट किसे कहा जाएगा? इलोंगेटेड वो होगा जो ज्यादा लंबा हो, तो उसका जो हमारे पास ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, जो उसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, अगर वो ग्रेटेस्ट डायमेंशन भी 1.8 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाए एवरेज डायमेंशन के, तो उसे कहा जाता है क्या? इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, तो यहां पर कोई भी फ्लैकी एग्रीगेट वो कब इलोंगेटेड कहलाएगा, उसी कंडीशन है कि हमारा अगर हमारा पतले से पतला एग्रीगेट अगर लंबा बहुत ज्यादा हो, तो हमारा फ्लैकी एग्रीगेट उसको भी इलोंगेटेड कब कहा दिया जाएगा? जब उसकी साइज 3 टाइम्स दी मीन साइज निकल कर आ जाए, 3 टाइम्स दी मीन साइज निकल कर आ जाए, उसी से हमारे पास जो है वो फ्लैकी इलोंगेटेड भी कहलाएगा। 0.6 इंटू 3 रेफर्स टू 1.8, तो 3 टाइम्स दी मीन साइज। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज। अगर किसी एग्रीगेट को फ्लैकी बोलना है तो उसका लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, किससे कम होना चाहिए? 0.6। तो 0.6 रेफर्स टू 6/10, और 6/10 रेफर्स टू हाउ मच? क्या कहा जा सकता है? 2 3 और 2 5, तो 3/5 टाइम्स। कितना हो? 3/5 टाइम्स। तो हमारे पास 3/5 टाइम्स द मीन डायमेंशन। कोई भी एग्रीगेट अगर फ्लैकी कहना है तो उसका लीस्ट डायमेंशन उसके मीन डायमेंशन से 3/5 से भी कम होना चाहिए, उसी को कहा जाता है हमारा फ्लैकी एग्रीगेट। क्लियर है क्या बात इतनी? चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, an aggregate is known as cyclopean aggregate if its size is more than। तो एग्रीगेट को अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन बेसिस ऑफ साइज की अगर बात करें तो एग्रीगेट को हम कह सकते हैं फाइन, कह सकते हैं, या आई कॉल इट एज फाइन एग्रीगेट। अगर पार्टिकल का डाया, मतलब डाया कह दूं, साइज कह दूं, इफ इट इज मोर देन 0.15 mm एंड लेस देन 4.75 mm, अगर इस साइज में है तो उसे फाइन एग्रीगेट कहा जाता है, छोटी साइज का एग्रीगेट कहा जाता है। अगर कोर्स एग्रीगेट कहना चाहें तो पार्टिकल थोड़ा बड़ी साइज का होना चाहिए, और पार्टिकल बड़ी साइज का होना चाहिए इसका मतलब जो पार्टिकल की साइज है इट शुड बी ग्रेटर देन 4.75 mm बट लेस देन 75 mm। 75 mm से छोटी साइज का अगर हुआ तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कोर्स एग्रीगेट बन जाएगा। वहीं पर एग्रीगेट को कहा जाता है साइक्लोपियन एग्रीगेट, साइक्लोपियन एग्रीगेट
अगर हम यहां पर देखें कि जो पार्टिकल की साइज है इफ इट इज ग्रेटर देन 75 mm और वहीं पर इफ इट इज लेस देन 150 mm, तो ऐसे में हमारे पास पूछा जा रहा है एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपेन एग्रीगेट विच साइज इज मोर देन, किससे ज्यादा हो, 60 mm, 30 mm, 4.75, क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो चलिए ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसको। जब हम इंपैक्ट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो इंपैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि हम हमारे एग्रीगेट पर टफनेस टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, टफनेस टेस्टिंग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब हम साउंडनेस की बात करते हैं तो हम साउंडनेस में हमारे पास हम जो है वो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इफेक्ट चेक करते हैं, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इफेक्ट चेक करते हैं। जब हम क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मतलब हम यहां पर चेक करते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग, रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एब्रेशन रेजिस्टेंस, तो यहां पर हम हमारे एग्रीगेट की हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। मतलब अगर आपको चेक करना है एग्रीगेट कितना टफ है तो उस पर इंपैक्ट डाला जाता है, झटके से हमारे पास जो है वो सडन लोडिंग डाली जाती है। अगर ये चेक करना है कि आपके एग्रीगेट का वेदरिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस है तो उसके लिए उसका साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। अगर आपको चेक करना है कि ग्रेजुअल लोड आने पर, धीरे धीरे स्लोली स्लोली लोड आने पर आपका रेजिस्टेंस कितना होगा एग्रीगेट का, तो उसे क्रशिंग स्ट्रेंथ कहा जाता है। और अगर आप ये चेक करना करते हो कि हार्डनेस कितना है आपके एग्रीगेट के सरफेस का, तो उसके लिए एब्रेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। इफ यू टॉक अबाउट दी साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट में हम जो है वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हम सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट्स में हमारे पास MgSO4 होगा और साथ में हमारे पास Na2SO4 होगा। हम हमारे एग्रीगेट को मल्टीपल टाइम 10 साइकिल्स में हम जो है वो हमारे एग्रीगेट्स को इनके अंदर डिप करते हैं 24 घंटे के लिए, फिर बाहर निकालते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर हीट करते हैं। ऐसे करते 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 मल्टीपल साइकिल रिपीट होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि केमिकल अटैक हुआ तो क्या हमारे एग्रीगेट का जो सरफेस है वो रिएक्ट करके पूरी तरीके से मतलब खत्म तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि एग्रीगेट का शुरुआत में कुछ वजन था और फिर वो हमारे पास जो है वो केमिकली रिएक्ट कर करके एग्रीगेट का वेट बहुत कम हो गया। तो यहां पर ये चेक करा जाता है कि हमारा जो परसेंटेज लॉस इन वेट है, परसेंटेज लॉस इन वेट है, वो MgSO4 के केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18% बाय इट्स इनिशियल वेट एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12% बाय इट्स इनिशियल वेट। तो Na2SO4 के केस में 12% ज्यादा का वेट लॉस नहीं देखने को मिलना चाहिए और वहीं पर MgSO4 के केस में 18% से ज्यादा का लॉस देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर, मतलब केमिकली रिएक्ट करके डिसइंटीग्रेट होने की, खत्म होने की टेंडेंसी हमारे पास कैसे पता करी जाएगी, साउंडनेस से पता करी जाएगी। एक और बात देख लो फिर, रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रेजुअल लोडिंग को जब हम टेस्ट करते हैं तो कहां टेस्ट करेंगे, CTM मशीन में टेस्ट करेंगे। लोड लगाएंगे तो लोडिंग का जो रेट होगा, लोडिंग रेट होगा हमारे पास 5 टन प्रति मिनट के हिसाब से टिल 40 टन, इतना वजन हम जो है वो दे चुके होंगे। तो इतना वजन देने पर ये चूरा बन जाता है। तो चूरा बनने पर हम इसका चेक करते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हमारे पास बताता है परसेंटेज लॉस इन वेट, या फिर हमारे पास डायरेक्टली मेंशन करते हैं इसको, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बताई जाती है। और जितना ज्यादा चूरा होगा एग्रीगेट उतना ही कम लोड लेने की क्षमता रखता है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो बात ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट।
क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। बात ध्यान रखिएगा, इफ यू टॉक अबाउट दी एब्रेशन रेजिस्टेंस, तो हार्डनेस टेस्टिंग में हम किससे टेस्टिंग करते हैं? तो वो टेस्टिंग करते हैं हम लॉस एंजलिस एपरेटस से। लॉस एंजलिस एपरेटस से टेस्टिंग करते हैं और यहां पर हम पता करते हैं कि भाई हमारे एग्रीगेट का जो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन है वो कितना है। तो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन कितना है उसके लिए लॉस एंजलिस एपरेटस होता है। यहां पर हम हमारे एग्रीगेट्स को स्टील बॉल के साथ मिक्स करके कंटिन्यूसली रोटेट कराते हैं, तो लगभग 33 से 35 आरपीएम पर हम 500 रिवॉल्यूशंस कराकर ये चेक करते हैं कि कितना एग्रीगेट का चूरा बना है। तो वो हम पता करते हैं हमारे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू से, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउंडनेस विल बी दी करेक्ट आंसर। अगली बात पर आते हैं, द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन, अलग अलग कंडीशन में है। तो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू? जब भी हम टफनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब भी हम टफनेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो टफनेस टेस्ट परफॉर्म करने पर हमें जो है वो इंपैक्ट लोड डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? इंपैक्ट लोड डालना पड़ता है। तो इंपैक्ट लोड डालने के लिए हमारे पास हैमर यूज होता है, और हैमर का जो हमारे पास वेट होता है वो होता है 14 किलो का हैमर होता है, और हाइट रखी जाती है इसकी कितनी? 38 सेंटीमीटर हाइट। वहां से इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो फेंका जाता है। कितने नंबर ऑफ ब्लोज? 15 ब्लोज। इतना ब्लो देने के बाद, इतनी बार हैमर को गिराने के बाद चेक करा जाता है कितना आपके पास एग्रीगेट का जो है वो चूरा बना है। तो एग्रीगेट का चूरा चेक करने के लिए हम यहां पर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे एग्रीगेट का जो है वो टफनेस स्ट्रेंथ। तो टफनेस स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा होगी उतनी कम एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू जितनी कम हो उतना बेहतर। ठीक है, तो जनरली आपको ध्यान रखना है फॉर हाईवे, जैसे कि यहां पर दे रखा है, ठीक है, फॉर रोड पेवमेंट कॉन्क्रीट इज लेस देन 30, रनवे कॉन्क्रीट इज लेस देन 30। तो फॉर हाईवे की बात कर लो, हाईवे के सरफेस कोर्स की बात कर लो, या फिर रनवे के कंक्रीट की बात कर लो, आप कुछ भी बात कर लो, सरफेस कोर्स होना चाहिए, टॉप सरफेस वाला कोर्स होना चाहिए। उसके लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें फॉर बिल्डिंग स्टोन्स, फॉर बिल्डिंग स्टोन्स, चूंकि बिल्डिंग स्टोन में इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा जितना कि हाईवे सरफेस कोर्स में आता है, तो इसकी एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू थोड़ी और जा सकती है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। तो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू ऑफ एन एग्रीगेट यूज्ड इन बिल्डिंग कंक्रीट, अगर बिल्डिंग स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो लेस देन 45, सही बात है, 45% ज्यादा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज के फॉर्म में है ये। पेवमेंट कंक्रीट के लिए हमारे पास जो है वो शुड बी लेस देन 30%, बात ये भी सही है। रनवे कंक्रीट के लिए हो 30%, बात ये भी सही है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज 75 mm, the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। हम हमेशा एक पर्टिकुलर गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अगर हमें फ्लैकी बताना है तो हम जो है वो किसका यूज करते हैं? थिकनेस गेज का यूज करते हैं, थिकनेस गेज का यूज करते हैं। और थिकनेस गेज में ये चेक करते हैं कि हमारे पास जिन एग्रीगेट्स को हम थिकनेस गेज से पास कराएंगे, जो जिस स्लॉट से पास कराएंगे, वो स्लॉट का डायमेंशन कैसे पता करेंगे? हम सीविंग करेंगे।
हम सीविंग करेंगे एग्रीगेट्स की। अगर हमारे पास 75 mm साइज की सीव से सारे एग्रीगेट पास कर जाए तो छोटे वाले एग्रीगेट भी पास कर सकते हैं, बारीक बारीक एग्रीगेट भी पास कर जाएंगे 75 mm की सीव से, तो हमें उनको रिटेन करना पड़ेगा। यहां इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तुमको पता होना चाहिए, उनको रिटेन करना पड़ेगा 63 mm की सीव के ऊपर। ठीक है, 63 mm की सीव के नीचे लगती है हमारे पास 50 mm की सीव, और इसके नीचे लगती है हमारे पास 40 mm की सीव, और इसके नीचे लगती है हमारे पास 25 mm की सीव। तो ऐसे पूरा एक हमारे पास जो है वो पैटर्न चलते चले जाता है। अगर उन्होंने बोला कि 75 mm की सीव से पास करने वाले एग्रीगेट हैं तो वो कहां रुकेंगे, वो हमारे पास 63 mm की साइज पर रुकेंगे। इससे भी नीचे कुछ चले जाएंगे, लेकिन हमें उनको अभी नहीं लेके चलना है, हमें लेके चलना है इन दो स्टैंडर्ड साइज के बीच में। जब हम इन दोनों का जो है वो मीन डायमेंशन निकालेंगे तो इन दोनों का मीन डायमेंशन क्या होगा, द मीन डायमेंशन ऑफ 75 mm एंड 63 mm, तो मीन डायमेंशन होगा 75 प्लस 63/2, तो जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा देखो आप इधर, 6 और 6 12 और 10 13 मतलब 130, 135 और 3 138, तो 138/2, तो 138/2 अगर है तो हमारे पास 130/2 होता है 65, और बचा हमारे पास 4 तो 69, तो कितना हो जाएगा ये 69 mm के बराबर इज द मीन डायमेंशन। अब हमें चेक करना है कि द पर्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लैकी इफ इट्स मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन। तो फ्लैकी किसे कहा जाता है, देयरफॉर हमारे पास फ्लैकी का मतलब हो जाएगा फ्लैकी इफ लीस्ट डायमेंशन, फ्लैकी इफ लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम ऑफ 69 mm। ठीक है, तो 69 mm का 0.6 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट, 69 इंटू 0.6 mm comes out to be 41.4, comes out to be 41.4 mm। तो लीस्ट डायमेंशन हमारे पास शुड नॉट बी लेस देन 41.4 mm। चूंकि यहां पर ऑप्शन राउंड ऑफ करके दे रखे हैं हमारे पास, तो हमारे पास 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 आंसर क्या हो जाना चाहिए, मोस्ट नियर अबाउट आंसर इज 40.5 mm के बराबर। क्लियर है बात यहां तक, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। तो फ्लैकी एग्रीगेट कैसे चेक करते हैं, दो सीव के बीच में रुकने वाले एग्रीगेट्स का हम जब मीन डायमेंशन निकालेंगे कि वो इससे पास कर गए लेकिन इस पे रुक गए, तो उनकी मीन डायमेंशन इसके बीच में कहीं आएगी जो कि कुछ इतनी निकल कर आएगी, और इतनी आ रही है तो इसका 0.6 टाइम से छोटा डायमेंशन अगर हुआ तो वो फ्लैकी कहलाएगा। तो कोई भी एग्रीगेट 41.4 mm से छोटी साइज का या उससे पतली साइज का पाया गया तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, हमारा फ्लैकी एग्रीगेट बन जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइंड एग्रीगेट इफ इट इज कंप्लीटली रिटेन्ड ऑन। चलिए ठीक, ये तो हम पता ही है कि अगर वो कंप्लीटली रिटेन किस पे हो जाए, ये है हमारे पास रिटेन्ड का डाटा, कंप्लीटली रिटेन्ड ऑन दिस एंड पासिंग दिस, इससे पास करके इस पे रिटेन हो जाए, तो ये आपको जो है वो कभी कभी रिटेन और पासिंग दोनों के बारे में पूछ लेता है, पता होना चाहिए। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलरिटी नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलरिटी नंबर रेफर्ड एज एन। एंगुलरिटी नंबर हमारे पास कैसे पता चलता है, इज इक्वल टू 67% माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड कितना है। तो जब भी एग्रीगेट कहीं पर किसी भी कंटेनर के अंदर फिल किए जाते हैं तो कितना हमारे पास वहां पर वॉइड क्रिएट होता है और कितना उसमें सॉलिड कंटेंट होता है, उसके वजह से पता लगा सकते हैं कि हमारे एग्रीगेट का शेप कैसा होगा, राउंडेड होंगे या एंगुलर होंगे, किस तरफ हमारे पास डेविएटेड होंगे। तो एंगुलरिटी नंबर बेसिकली हमारे पास जो वो रेंज करता है, एंगुलरिटी नंबर रेंजेस फ्रॉम, एंगुलरिटी नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to 11। 0 हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है और 11 हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर एंगुलरिटी नंबर 0 है तो ये इंडिकेट करता है ऑल एग्रीगेट्स आर राउंडेड, सारे एग्रीगेट राउंडेड होंगे। और अगर एंगुलरिटी नंबर हमारे पास 11 पहुंच गया मतलब ऑल एग्रीगेट्स आर क्या होंगे, ऑल एग्रीगेट्स आर एंगुलर, वो एंगुलर होंगे। एंगुलर एग्रीगेट और राउंडेड एग्रीगेट दोनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। इनमें हमारे पास जो है वो
वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट है, आपस में फ्रिक्शन अच्छा खासा मतलब ज्यादा नहीं होता, तो आसानी से आराम से फिसल जाते हैं आपस में, तो हमें वर्केबिलिटी अच्छी मिल जाती है। चूंकि एंगुलर है, आपस में रगड़ बहुत खाते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है, कॉन्टेक्ट बिटवीन दी एग्रीगेट बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो यहां पर वर्केबिलिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है हमारे कॉन्क्रीट बनाने में, तो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यहां पर हमारे पास कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो जाता है, कांटेक्ट एरिया बिटवीन दी पार्टिकल्स बहुत कम हो जाता है, तो यहां पर इनके द्वारा स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं मिलती। और यहां पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा मिलता है पार्टिकल्स के बीच में, तो कांटेक्ट एरिया ज्यादा मिलने से, कांटेक्ट एरिया ज्यादा मिलने से स्ट्रेंथ हमें जो है वो ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा अच्छा लोड लेने की एबिलिटी बन जाती है, लोड अच्छा ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे पास एंगुलरिटी नंबर कॉन्सेप्ट है। पूछा है किस पे रिटर्न होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 0.15 mm, और किससे पास होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 4.75 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंपैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन क्या, तो इंपैक्ट टेस्ट किसको बताने के लिए यूज किया जाता है, टफनेस को बताने के लिए यूज किया जाता है। डक्टिलिटी या टेनासिटी की बात करूं तो ये हमारे स्टोन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू स्टोन, नॉट रिलेटेड टू स्टोन, क्योंकि स्टोन का नेचर होता है ब्रिटल, तो उसके लिए डक्टिलिटी और टेनासिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी IS 382/1963 अ गुड एग्रीगेट शुड बी, एग्रीगेट अच्छा किसे माना जाएगा, जो एक तो हमारे पास लोड अच्छा ले सके, चले लंबा, ये दो मुख्य हमारे पास प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए, उसके थ्रू कोई पानी पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो केमिकली इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हमारे पास जो है वो हमारा एग्रीगेट हमेशा एग्रीगेट बना रहे, रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड ना बना ले, बात सही है। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हम लोड ट्रांसफर करा सके, बात ये भी सही है। हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं इट बिकम्स इकोनॉमिकल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑल दी ऑप्शंस आर कंप्लीटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिंपल सी चीज है कि किससे एक्सीड नहीं करते, तो इससे पास करने वाले एग्रीगेट को क्या कहा जाता है, फाइन एग्रीगेट कहा जाता है। जो इससे पास नहीं करता वो क्या कहा जाएगा, वो हमारे पास जो है वो कोर्स एग्रीगेट कहा जाएगा। तो डज नॉट एक्सीड, इससे बड़े नहीं होते। क्लियर है बात इतनी? तो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन डिस्कस्ड। अब मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम और बात करेंगे। टिल देन, thank you very much every one of you. Goodbye.